नमस्कार। वेलकम ध्रुव स्टडी। आज 26 मार्च है। डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिटेल के साथ। साथ में जानेंगे जॉब एजुकेशन और इतिहास में आज के दिन की मुख्य घटनाएं जो एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से इम्पोर्टेंट है। शुरुआत करते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये बिना हाथ पांव की पहली दुनिया की पहली पैरा पैरा एथलेटिक्स है, सॉरी, पैरा पैरा खिलाड़ी है, पैरा स्पोर्ट्स खिलाड़ी है। और ये है गोस्वामी। इनके बारे में डिटेल से जानेंगे। आज विश्व मिर्गी दिवस है। वैसे विश्व मिर्गी दिवस हर साल के जो फरवरी का दूसरा सोमवार होता है उसको आता है। लेकिन मिर्गी दिवस के जो आज है उसका इसको मुर्गी दिवस को आज पर्पल डे के नाम से मनाते हैं। और इस दिन भी इसका जो मुख्य कार्यक्रम होता है वो एपिलेप्सी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे मनाया जाता है। एपिलेप्सी यानी मिर्गी। यह दिन मिर्गी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। वैश्विक मिर्गी दिवस हर साल फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। 2024 में ये 12 फरवरी को मनाया गया, 2025 में ये 4 फरवरी को मनाया गया। मिर्गी दिवस 17 नवंबर को भारत में मनाया जाता है। यानी राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें मिर्गी दिवस की तो भारत में 17 नवंबर को मनाया जाता है। और वैश्विक स्तर पर बात करें तो हर साल फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। और 26 मार्च को मिर्गी दिवस को पर्पल डे के रूप में मनाया जाता है। इन सबका मुख्य उद्देश्य मिर्गी दिवस, मिर्गी के रूप पर मिर्गी का जो रोग है उसके प्रति लोगों को जागरूक करना है। आपको बता दें मिर्गी एक प्रकार का मतलब एपिलेप्सी जो है एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, एक तंत्रिका तंत्र विकार है जिसमें बार बार दौरे पड़ते हैं। भारत में मिर्गी से जुड़े अंधविश्वास, जागरूकता की कमी और इलाज की सीमित पहुंच सबसे बड़ी चुनौती है। भारत की स्थिति की बात करें तो भारत में लगभग 1 करोड़ लोग मिर्गी से पीड़ित हैं, जो कुल आबादी का करीब 1% है। भारत दुनिया में मिर्गी से प्रभावित दूसरा सबसे बड़ा देश है। शहरों में मरीजों को बेहतर इलाज मिलता है, जबकि ग्रामीणों में क्षेत्रों में अब भी अंधविश्वास और सामाजिक भेदभाव के कारण सही इलाज नहीं हो पाता है। कुछ इसके फैक्ट्स हैं जिनको हम जानेंगे। लोगों के बीच में मिथक रहते हैं और इसकी सच्चाई क्या है इसको अपन जानते हैं। पहला जो मिथक है लोगों में ये रहता है कि मिर्गी कोई भूत प्रेत का असर है। जब मिर्गी आती है तो लोगों को लगता है कि ये कोई भूत प्रेत का ऊपरी साया है। तो ऐसे में लोग क्या झाड़ फूंक करवाने के लिए जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि मिर्गी एक मस्तिष्क विकार है, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसकी वजह से ये प्रतिक्रिया होती है। लोगों को लगता है कि मिर्गी एक लाइलाज बीमारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर दवाओं और सही इलाज से ये है 70% से अधिक मरीजों का सही इलाज संभव है। लोगों को लगता है कि ये मिर्गी एक संक्रामक रोग है, लेकिन इसकी सच्चाई यह है कि मिर्गी किसी को छूने या संपर्क में आने से नहीं फैलती है। कई बार आपने ग्रामीण क्षेत्रों में देखा कि जब मरीज को मिर्गी का दौरा आता है तो लोग उसको जूता सूंघाते हैं कि इसको जूता सूंघाया जाए। लेकिन ये गलत है। अगर इस तरह का कोई क्रियाकलाप होता है तो इससे मरीज को नुकसान होता है। आगे बात करते हैं मिर्गी के कारण क्या है। ये इतनी डिटेल से डिस्कस इसलिए किया जा रहा है, इतनी डिटेल से डिस्कस करने का कारण सिर्फ एक ही है, क्योंकि किसी भी चीज को अगर वन लाइनर अगर पढ़ते हैं तो उसका लॉन्ग टर्म तक याद रहना बड़ा मुश्किल है। और फिर अक्सर ये होता है कि कई बार बिल्कुल इन इन द डेप्थ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उस समय हवाइयाँ उड़ जाती है और हमें समझ में नहीं आता कि करना क्या है, ये कहाँ से आ गया। डिटेल में कई बार चीजें होती है तो चाहे आप कहीं से भी पूछ लो, सब ऑल क्लियर। अब मिर्गी के कारण के बारे में समझते हैं। मिर्गी का कारण क्या है, मिर्गी क्यों आती है। तो यह एक अबनॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी है, यानी मस्तिष्क में असामान्य विद्युत गतिविधि है। ये जेनेटिक प्रॉब्लम भी है। जो परिवार में किसी को हो तो जोखिम से अधिक होता है, तो जोखिम अधिक होता है। यानी ये अगर आनुवांशिक तरीके से आती है तो इसका जोखिम अधिक होता है। ये हेड इंजरी की वजह से भी हो जाता है। कई बार एक्सीडेंट या गिरने से मस्तिष्क पर अधिक असर पड़ सकता है।
ब्रेन ट्यूमर या स्ट्रोक की वजह से, कम उम्र में ऑक्सीजन की कमी से, यानी ब्रेथ हाइपोक्सिया, नवजात शिशु में प्रसव के दौरान ऑक्सीजन की कमी होने से मृत्यु हो सकती है। अब बात करते हैं सरकार इसके लिए क्या प्रयास कर रही है। तो सरकार इसमें नेशनल हेल्थ प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ मिर्गी, जो भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है, इस योजना के तहत मुफ्त दवाइयाँ और इलाज उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अलावा AIIMS और NIMH, ANS और अन्य सरकारी मेडिकल संस्थानों में विशेष मिर्गी क्लिनिक है। अब बात करते हैं पोलियो के लिए सफल वैक्सीन की। आज ही के दिन यानी 26 मार्च 1953 को अमेरिका के डॉक्टर जोनास साल्क ने पोलियो का पहला टीका विकसित किया। और पोलियो के पहले टीके को विकसित करने के बाद 26 मार्च को सफल वैक्सीन की घोषणा की थी। उन्होंने अनाउंस किया था कि जो टीका इन्होंने बनाया है वो सफल हो गया है। यह है अमेरिका के डॉक्टर जोनास साल्क। आज भारत 2014 में पोलियो मुक्त हो गया था, तो इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। आज के दिन का बहुत बड़ा योगदान है। इसको डिटेल से समझेंगे, क्या इसकी शुरुआत हुई, कैसे हुई, कहाँ कैसे भारत में पहुंचा और सारी चीजें। तो 1952 में जॉन साल्क और उनकी टीम ने एक निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन विकसित की, जिसमें मारे गए पोलियो वायरस का उपयोग किया गया। ये 1952 का वो दौर था जब भारत समेत विश्व में पोलियो की बीमारी से जूझ रहा था और बिल्कुल जकड़ चुका था। इस टीके का पहला परीक्षण 1952 में बंदरों पर किया गया, जिसके बाद इसे इंसानों पर आजमाया गया। इसके बाद 1954 में इस टीके का बड़े पैमाने पर परीक्षण किया गया, जिसमें अमेरिका, कनाडा, फिनलैंड के लगभग 1.6 मिलियन बच्चों ने भाग लिया। 1955 में यह वैक्सीन सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई गई, जिससे पोलियो उन्मूलन की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया गया। भारत की बात करें तो भारत में पोलियो उन्मूलन के लिए 1995 में पल्स पोलियो अभियान शुरू किया गया। 2014 में भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया गया। भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया गया 2014 में। और पोलियो उन्मूलन के लिए अगर बात करें तो पल्स पोलियो अभियान शुरू कब किया गया? 1995 में। नेक्स्ट बात करते हैं, आज बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस है। आज ही के दिन अनाउंस किया गया था बांग्लादेश को स्वतंत्र करने के लिए। तो उस घटनाक्रम को डिटेल से पढ़ते हैं, ताकि किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो तो अपन उसको सॉल्व कर सकें। तो शुरुआत करते हैं। तो इस बांग्लादेश की स्वतंत्रता की शुरुआत हुई थी भारत की आज़ादी से। 1947 में भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान दो भागों में बटा, पश्चिमी पाकिस्तान आज का पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान आज का बांग्लादेश। 21 फरवरी 1952 को भाषा का आंदोलन हुआ, जिसमें बंगाली भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा देने की मांग की गई। 7 मार्च 1971 शेख मुजीबुर, यानी वहां के जो जिसके पास शासन था, शेख मुजीबुर रहमान ने ढाका के रेसकोर्स मैदान में ऐतिहासिक भाषण दिया और स्वतंत्रता संग्राम के संकेत दिए। वहां के जो नेता थे, शेख मुजीबुर रहमान ने ढाका के रेसकोर्स मैदान में ऐतिहासिक भाषण दिया और स्वतंत्रता संग्राम के संकेत दिए। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तान सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत ढाका में नरसंहार किया। इसके बाद 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश की आज़ादी की घोषणा की गई। भारत ने 1971 के युद्ध में बांग्लादेश की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शरणार्थियों को शरण दी और भारतीय सेना ने 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया। यानी कुल मिलाकर ये है कि बांग्लादेश की आजादी में भारत का महत्वपूर्ण योगदान है। 26 मार्च 1995 आज ही के दिन शेंगन समझौता लागू हुआ था। ये शेंगन समझौता क्या है, इसे समझते हैं। इससे यूरोप में कई देशों के बीच यात्रा के लिए वीजा की आवश्यकता समाप्त हो गई। ये समझौता 14 जून 1985 को लग्जमबर्ग के शेंगन गांव में 5 यूरोपीय देशों फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग के बीच हस्तांतरित हुआ। इसके बाद 26 मार्च 1995 को आधिकारिक रूप से लागू किया गया है। इस दिन शेंगन जोन के पहले 7 देशों ने अपने बीच सीमा नियंत्रण समाप्त कर दिया था। वर्तमान में 27 देश शेंगन जोन में शामिल हैं, जिनमें अधिकांश यूरोपीय संघ के सदस्य हैं।
कुछ गैर ईयू देश जैसे नॉर्वे, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, लिechtenstein भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा आयरलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया और साइप्रस अभी पूरी तरह शेंगन में शामिल नहीं हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जॉब एजुकेशन की। फोर्थ ग्रेड कर्मचारी भर्तियों के लिए 52,453 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 19 अप्रैल। योग 10वीं पास वाले इसको भर सकते हैं। ड्राइवर के लिए 2,756 पदों पर भर्ती है। एज लिमिट 40 साल है। चतुर्थ श्रेणी के लिए भी एज लिमिट 40 साल है। ड्राइवर के लिए एज लिमिट 40 साल है। 8वीं पास योग्यता चाहिए, फिर ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। आवेदन की तिथि लास्ट 28 मार्च है। एनएचएम और एमईएस में 13,998 पदों पर भर्ती है और 19 मार्च इसकी लास्ट डेट है। ये निकल गई है भर्ती। इस स्लाइड से हटाना भूल गए इसको, है ना। लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड की भर्ती 2,756 पदों पर भर्ती है। एज लिमिट 40 साल है और इसकी जो आवेदन की लास्ट डेट है वो 3 अप्रैल है। असिस्टेंट इंजीनियर के 1,057 पदों पर भर्ती है। एज लिमिट 40 साल है। एग्जाम की जो लास्ट डेट है वो 12 सितंबर है और एग्जाम अप्लाई की लास्ट डेट 12 सितंबर है और एग्जाम इसके 28 सितंबर को होंगे। उप कमांडेंट के 4 पदों पर भर्ती है। आरपीसी इसको कंडक्ट करवा रही है। आवेदन की लास्ट डेट इसकी 22 अप्रैल है। शुरुआत करें करंट अफेयर की, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पहले डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल जेनेटिक्स की स्थापना कहाँ होगी। तो राजस्थान का निजी क्षेत्र का पहला जेनेटिक्स डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल जेनेटिक्स है जिसकी स्थापना एसएमएस मेडिकल कॉलेज में होगी। निजी क्षेत्र की बात करें तो सबसे पहले जयपुर में महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्थापित किया गया था इसने। और लेकिन अब सरकारी क्षेत्र में जब एसएमएस मेडिकल कॉलेज में ये स्थापित किया जा रहा है। इस नए विभाग में गर्भ में ही शिशुओं की बीमारियों की पहचान संभव हो सकेगी। यह विभाग मानव आनुवांशिकी यानी ह्यूमन जेनेटिक जो बीमारियां हैं उनके निदान, उपचार और अनुसंधान पर केंद्रित होती है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज से संबंध जैकेलोन अस्पताल में भी मेडिकल जेनेटिक्स विभाग स्थापित किया जा रहा है। भारत की बात करें तो एआईएमएस और पीजीआई चंडीगढ़ और सीएमजी वेल्लोर और अन्य प्रमुख मेडिकल संस्थानों में मेडिकल जेनेटिक्स विभाग कार्यरत है। दुनिया की पहली तीरंदाज जिसके हाथ पांव नहीं है। जैसा कि थंबनेल्स पे अपने देखा था कि ये पायल नाग है, दुनिया की पहली तीरंदाज जिसके हाथ पांव नहीं है। पायल नाग उड़ीसा के बालांगीर जिले की रहने वाली है। एक भारतीय पैरा तीरंदाज है। हाल ही में जयपुर में छठी पैरा नेशनल पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप जीती है। उनका लक्ष्य 2026 में टोक्यो पैरा एशियन गेम्स की में पदक जीतना है। पायल ने बचपन में दुर्घटना में 11,000 वोल्ट की बिजली लाइन की चपेट में आ गई थी, जिसकी वजह से दोनों हाथ और पैर गंवाने पड़े। पायल ने तीरंदाजी में रुचि विकसित की और निरंतर अभ्यास से इस क्षेत्र में महारत हासिल की। वह कृत्रिम पैरों की सहायता से तीरंदाजी करती है। इसके हाथ नहीं है पायल ना के और पैर भी नहीं है, एक कृत्रिम पैर है। इनकी सहायता से वो तीरंदाजी करती है। आप देख सकते हैं ये किस तरीके से तीरंदाजी कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सितंबर में होने वाला महिला वनडे वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित होगा। तो ये भारत के मुख्य 5 शहरों में आयोजित होगा, जिसमें विशाखापत्तनम है जो आंध्र प्रदेश में है, इंदौर जो मध्य प्रदेश में है, मल्लानपुर जो चंडीगढ़ में है, तिरुवनंतपुरम जो केरल में है और गुवाहाटी जो असम में है। यह चौथी बार होगा जब भारत इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। इससे पहले इससे पहले अगर बात करें तो 1978 और 1997 और 2013 में यह आयोजन भारत में हो चुका है। अब तक भारतीय महिला टीम 2 बार उपविजेता रही है लेकिन खिताब नहीं जीत सकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामक दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर किस बैंक पर 66.6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो यह है एचएसबीसी बैंक। एचएसबीसी बैंक क्या है और ये किस तरह काम करता है इसको समझते हैं। एचएसबीसी यानी हांगकांग एंड द संघाई बैंक कॉरपोरेशन। ये चाइना का बैंक है जो यहाँ वो काम कर रहा है और ये काफी पुराना बैंक है।
क्यों इस पे जुर्माना लगाया गया है और क्या ये इसकी कार्य प्रणाली क्या है, ये सब समझते हैं। तो एचएसबीसी यानी हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन ने केवाईसी निर्देशों और विदेशी मुद्रा जोखिम रिपोर्टिंग और बचत खातों की ब्याज दरों से जुड़े नियमों का उल्लंघन किया था। आरबीआई की जांच जो 31 मार्च तक चली में पाया गया कि एचएसबीसी ने एएमएल यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग अलर्ट का निपटान आउटसोर्स किया, उधारकर्ताओं के विदेशी मुद्रा जोखिम की जानकारी नहीं दी और अयोग्य संस्थाओं के नाम पर खाते खोल दिए। उल्लंघनों के चलते आरबीआई ने एचएसबीसी को कारण बताओ नोटिस जारी किया, बैंक की सफाई सुनने के बाद जुर्माना लगाया और स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई सिर्फ नियामक अनुपालन की कमियों के कारण की गई है। एचएसबीसी एक बहुराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी है जिसका मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है, यूके में है। यह दुनिया के सबसे बड़े और पुराने बैंकों में से एक है। एचएसबीसी की स्थापना 1865 में हांगकांग, चीन में हुई थी। इसका उद्देश्य एशिया और यूरोप के बीच व्यापार को सुगम बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिमको का पहला सहायक उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह है त्रिपुरा में। भारतीय कृत्रिम एलिमिको क्या है? एलिमिको है आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम। तो एलिमिको ने त्रिपुरा के सिपाही जाला जिले में के पूर्वा लक्ष्मी बिल में अपना पहला सहायक उत्पादन केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। यह केंद्र 45 करोड़ रुपए की निवेश के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र में सहायक उपकरणों के निर्माण और सेवा वितरण में सुधार करेगा। तो एलिमिको के बारे में मुख्य बातें अपन जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1972 में भारत सरकार के द्वारा की गई थी। मुख्यालय इसका कानपुर के यूपी के कानपुर में है। इसका जो काम है, दिव्यांगजनों के लिए कृत्रिम अंग, हियरिंग एंड व्हील चेयर, बैसाखी ब्रेल उपकरण आदि का निर्माण और वितरण किया जाता है। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत कार्य करती है। इसका लक्ष्य है कि दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाया जाए और उन्हें सहायक उपकरण उपलब्ध कराया जाए। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2047 तक हाई इनकम स्टेटस तक पहुंचने के लिए कितनी औसत वार्षिक वृद्धि दर की जरूरत है? तो इसका राइट आंसर है 7.8 वृद्धि दर। यानी अच्छी हाई इनकम स्टेटस तक पहुंचने के लिए अगर वृद्धि दर की बात करें, इनकम औसत वार्षिक वृद्धि दर की बात करें तो 7.8 वृद्धि दर चाहिए। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार अगले 22 वर्षों में औसतन 7.8% की वार्षिक दर बनाए रखनी होगी। रिपोर्ट बिकम ए हाई इनकम इकोनॉमी इन ए जनरेशन शीर्षक से प्रकाशित की गई है। इस रिपोर्ट की बात करें तो बिकम ए हाई इनकम इकोनॉमी इन ए जनरेशन शीर्षक के नाम से ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है, जो विश्व बैंक ने पब्लिश की है। विश्व बैंक क्या है? विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो विकासशील देशों को आर्थिक सहायता और तकनीकी सहयोग प्रदान करता है। इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई। मुख्यालय इसका वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में है। इसके सदस्य हैं वो 189 देश हैं। मुख्य संस्थाएं इसके तहत काम करने वाली है। आईबीआरडी यानी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, यह मध्यम आय वाले देशों को ऋण देता है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, गरीब देशों को बिना ब्याज के ऋण और अनुदान देता है। इसका कार्य और उद्देश्य के बारे में बात करें तो जो वर्ल्ड बैंक है ये बुनियादी ढांचे के विकास में मदद करता है, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाओं में सुधार की दिशा में कार्य करता है। जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को बढ़ावा देता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस तरह की डेवलपमेंट जिसमें जो प्राकृतिक संसाधन है उनका अधिक दोहन नहीं किया जाए या उनका सीमित दोहन किया जाए। दोहन इस तरीके से हो कि विकास कार्य हो और जो अब वर्तमान की पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए, लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन है, आने वाली पीढ़ी है, उनके जो अधिकार है उनका हनन नहीं हो।
ऐसा नहीं हो कि प्राकृतिक संसाधनों का इतना दोहन कर लिया जाए कि आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बचे ही ना। गरीबी उन्मूलन और आर्थिक सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के चमोली जिले में 28 फरवरी 2025 को एवलोंच किस गांव के पास हुआ? तो ये है माणा गांव। माणा बद्रीधाम के पास में। पहले उत्तराखंड के माणा गांव को अपन मैप में देख लेते हैं। ये इंडिया का मैप है और ये उत्तराखंड है। यहाँ से सटता हुआ ये चाइना आ गया और ये आपका हिमालय वाला एरिया आ गया। अब बात करें माणा गांव की, तो ये बद्रीनाथ है और आपके माणा गांव लगभग यहाँ एक माणा गांव है जहाँ एवलोंच हुआ। एवलोंच का मतलब होता है हिमस्खलन हुआ है। उत्तराखंड में बहुत सारी चीजें हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिनको जानना बहुत जरूरी है एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, तो उत्तराखंड को एक बार डिटेल से देख लेते हैं। 28 फरवरी 2025 को उत्तराखंड जिले के चमोली जिले के माणा गांव में ग्लेशियर टूटने के कारण एवलोंच हुआ। एवलोंच यानी हिमस्खलन हुआ है। माणा गांव भारत तिब्बत सीमा पर स्थित भारत का आखिरी गांव है। उत्तराखंड की बात करें तो साल 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बनाया गया। प्राचीन काल में उत्तराखंड को केदारखंड और मानसखंड के रूप में जाना जाता था। यह हिंदू धर्म के चार धामों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री का मुख्य स्थल है। बात करें तो ये बद्रीनाथ आ गया यहाँ पे आपका। ठीक है, बद्रीनाथ और ये केदारनाथ, ये गंगोत्री आ गया आपका। अ, और यमुना नदी जहाँ से निकलती है इधर, ये यमुना नदी है और यमुना नदी जहाँ से निकलती है वो यमुनोत्री है। तो ये चारों धाम यहाँ पर है। उत्तराखंड में टिहरी बांध है जो भागीरथी नदी पर स्थित भारत का सबसे ऊंचा और दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है। इससे जुड़ा एक नाम है सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्होंने इसको जब बांध यहाँ बन रहा था टिहरी गांव में, तो ये प्रख्यात पर्यावरणविद है। उन्होंने काफी प्रयास किए गांव को बचाने के लिए। पूरा गांव इस बांध में डूब गया था। आगे बात करते हैं, भागीरथी नदी गंगोत्री से निकलती है और अलकनंदा से देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी बनाती है। एक एक पॉइंट को अपन पढ़ते जाएंगे और मैप के साथ समझते जाएंगे। ये इधर से भागीरथी नदी है, ये भागीरथी नदी है जो इधर गंगोत्री से निकलती है। ठीक है, और अलकनंदा है, ये इधर से अलकनंदा नदी आती है। ये अलकनंदा नदी इधर से आ रही है और यहाँ आके ये देव, सॉरी, ये ऐसे आएगी। ये यहाँ देवप्रयाग है और इधर से यमुनोत्री से होती हुई, गंगोत्री से होती हुई ये भागीरथ नदी आ रही है। ये यहाँ आके ये मिलती है और यहाँ कहलाती, यहाँ गंगा बनती है। यहाँ से यहाँ तक ये भागीरथी है और यहाँ से यहाँ ये अलकनंदा है। ये दोनों यहाँ मिलकर ये देवप्रयाग में दोनों का संगम होता है और यहाँ से भागीर गंगा नदी कहलाती है। यमुना नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुना की बात करें तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसमें यमुना नदी है, ये यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। चमोली जिले में नंदा देवी पर्वत और नंदा देवी नेशनल पार्क है। पार्क को 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। 1988 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया और 2005 में इसे विस्तारित कर नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में मान्यता दी गई। यानी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है या इसको कब उद्यान घोषित किया गया, तो नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड के चमोली में है और इस पार्क को राष्ट्रीय पार्क की घोषित 1982 में किया गया और हाल ही में इसको फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये बद्रीनाथ है, ये चमोली है, यहाँ नंदा देवी पर्वत है और ये यहाँ पर बात करें तो ये नंदा देवी नेशनल पार्क, यहाँ नंदा देवी नेशनल पार्क है। आदि शंकराचार्य के चार मठों में से जोशी मठ चमोली में ही अलकनंदा और धौलीगंगा नदियों के संगम पर स्थित है। आदि शंकराचार्य ये यहाँ पर जोशी मठ है।
जिसे ज्योतिर्मठ भी कहते हैं, ये यहाँ बद्रीनाथ है और यहाँ केदारनाथ है। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में फरवरी 2025 में भारत ने लाओस में पोषण सुधार के लिए कितनी धनराशि की सहायता दी है? तो यह है $1 मिलियन। भारत सरकार ने लाओस को भारत यूएन विकास साझेदारी कोष के तहत $1 मिलियन की सहायता प्रदान की है। ये सहायता विशेष रूप से चावल के पोषण स्तर को बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दी गई है। भारत यूएन विकास साझेदारी कोष एक वित्तीय पहल है जिसे भारत सरकार ने 2017 में संयुक्त राष्ट्र यूएन के साथ मिलकर शुरू किया था। इसका उद्देश्य विकासशील देशों, विशेष रूप से गरीब, छोटे द्वीपीय और अफ्रीकी देशों के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करना है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये अपना इंडिया है, ये बांग्लादेश है और ये यहाँ लाओस है। यानी इधर म्यांमार आ गया, इधर थाईलैंड, ये वियतनाम, कंबोडिया और ये मलेशिया और यहाँ ये लाओस है। आधार प्रमाणीकरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है? तो इसका पोर्टल का नाम है आधार सुशासन पोर्टल। आधार सुशासन पोर्टल की बात करें तो आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा नहीं, यूआईडीएआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। यूआईडीएआई भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था है जिसकी स्थापना 2002 में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के तहत की गई थी। आधार प्रमाणीकरण अनुरोधों यानी आधार ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट की जो अप्रूवल प्रक्रिया है उसको सरल बनाने के लिए आधार सुशासन पोर्टल लॉन्च किया गया है। मिनिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, इसके प्रमुख योजनाएं और क्या चल रही है जनहित में। डिजिटल इंडिया मिशन, भारत को डिजिटल सामान्य रूप से। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, साइबर और CERT इन, मेक इन इंडिया, PLI स्कीम, उमंग, डिजी लॉकर, ई गवर्नेंस और AI और IoT और ब्लॉकचेन पर रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय रेडियो जीव विज्ञान सम्मेलन 2025 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है अंतरिक्ष विकिरण के जैविक प्रभाव। अब ये इसको सम्मेलन के बारे में कुछ डिटेल से डिस्कस करेंगे कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नाभ की औषधि एवं संबंध विज्ञान संस्थान INMAS द्वारा 27 फरवरी से 1 मार्च 2025 तक दिल्ली में अंतरिक्ष विकिरण के जैविक प्रभाव विषय पर अंतर्राष्ट्रीय रेडियो जीव विज्ञान सम्मेलन आयोजित किया गया। DRDO की बात करें अध्यक्ष के तो वर्तमान में डॉक्टर समीर वी कामत इसके अध्यक्ष हैं। जहां नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां खुसरो सूफी संगीत समारोह किसकी विरासत का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया जाता है? तो ये अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो कौन है और इस संगीत समारोह के बारे में थोड़ी सी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो जहां खुसरो एक प्रसिद्ध सूफी संगीत महोत्सव है जिसे प्रसिद्ध फिल्म निर्माता मुजफ्फर अली ने 2001 में शुरू किया था। यह महोत्सव अमीर खुसरो की स्मृति और उनकी संगीत विरासत को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया जाता है। सूफी संगीत को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाने में जहान खुसरो की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अमीर खुसरो के बारे में जानेंगे। कई बार इससे क्वेश्चन पूछते हैं तो बिल्कुल अटक से जाते हैं क्योंकि डीपली कभी पढ़ा नहीं होता है। तो अमीर खुसरो के बारे में पढ़ेंगे। ये कौन थे? अमीर खुसरो, जिन्हें तूतीय हिंद यानी भारत का तोता भी कहा जाता है, एक महान सूफी कवि थे, संगीतकार, विद्वान और सैनिक थे। वे चिश्ती सूफी संप्रदाय के प्रमुख जो संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य थे। इनका जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा में हुआ और इनकी मृत्यु 1325 में दिल्ली में हुई। इनका सही नाम था अबुल हसन यमुनुद्दीन यमुनुद्दीन खुसरो। उन्होंने दिल्ली सल्तनत के कई सुल्तानों बलबन, जलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में सेवा की। साहित्य की बात करें तो अमीर खुसरो के फारसी, हिंदी, ब्रज और खड़ी बोली में लिखने वाले कवियों में एक थे। उनके प्रमुख रचनाएं तुगलकनामा, खालिक बारी जो हिंदी फारसी शब्दकोश है, मरसविनु सिपहर, इजुल खुतुत और मिताहुल फुतुह है। उनकी जो रचनाएं हैं इसके हकीकी यानी ईश्वर प्रेम पर आधारित थी। इसके हकीकी का मतलब होता है ईश्वर प्रेम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है जो 27 फरवरी 2025 को भारत आए? तो इनका नाम है उर्सुला वॉन डेर लेyen। तो ये है उर्सुला वॉन डेर लेyen। इनके दौरे के दौरान 27 फरवरी को दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और व्यापार एवं निवेश संबंधों को मजबूत करने के लिए रणनीतियों पर चर्चा की। यह उनकी तीसरी भारत यात्रा थी। इससे पहले भी अप्रैल 2022 में द्विपक्षीय वार्ता के लिए और सितंबर 2023 में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आ चुकी है। तो ये तो तस्वीर है G20 शिखर सम्मेलन के दौरान की है, जब उर्सुला वॉन डेर भारत आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबिनी का शुभारंभ किस शहर में हुआ? तो इसका राइट आंसर है मेरठ में। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने नीति आयोग के सहयोग से मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबिनी का शुरुआत की, जो भारत में महिला उद्यमिता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो आज के लिए इतना ही। मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को आपने डिस्कस किया, जाना जॉब एजुकेशन और करंट अफेयर। आपको वीडियो का कंटेंट कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। थैंक यू।